नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेकंड वर्ल्ड वार। जैसे कि आपको पता है, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और अगली जो मेरी वीडियो आने वाली है वो वीडियो आएगी कोल्ड वार के ऊपर। सेकंड वर्ल्ड वार आज का मेरा टॉपिक है। इस वीडियो को ही मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार किस वजह से हुआ था, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, तो एक्चुअल में वर्ल्ड में किस कंट्री ने किस कंट्री पर अटैक किया था। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, एक ही वीडियो के अंदर 3 पार्ट है। उसके बाद तीसरे पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार जो था उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं संजय राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट हब ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वार सेकंड, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। जैसे मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पढ़ाया, वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, उसी तरह मेरी पूरी कोशिश है कि सेकंड वर्ल्ड वार भी काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाया जाए। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में आपको जो फैक्ट्स पता होने चाहिए वो ये पता होने चाहिए कि सेकंड वर्ल्ड वार को टोटल वार एंड ग्लोबल वार भी कहा जाता है। मानव सभ्यता तक आज तक धरती पर इतने ज्यादा लोग आज तक कभी नहीं मरे हैं जितने लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरे थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर करीब 7.5 करोड़ लोग मरे थे, जिसमें से करीब 4 करोड़ लोग जो है वो सिविलियन से। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर कोरोना वायरस की वजह से इससे ज्यादा लोग मारे जाते हैं तो कोरोना वायरस वर्ल्ड के अंदर वो सबसे बड़ी चीज होगी जिससे धरती पर सबसे ज्यादा लोग क्या है मारे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर का दूसरा नाम क्या है? टोटल वार। और इसका थर्ड नाम क्या है? ग्लोबल वार। यहां पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार को टोटल वार क्यों कहा जाता है। देखो, जेनेवा कन्वेंशन 1949 ये कहता है कि जब भी कभी वॉर होगा तो वॉर के अंदर सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सोल्जर के साथ साथ के अंदर सिविलियंस को भी टारगेट बनाया गया। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए थे। इस न्यूक्लियर बम में 95% लोग वो मरे जिन्हें ये ही नहीं पता था कि वॉर भी हो रहा है। यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ी मात्रा में सिविलियंस को टारगेट बनाया गया। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हर किसी को कनेक्ट किया गया, हर किसी को टारगेट बनाया गया, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल वार। इसका एक और नाम है ग्लोबल वार। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि सेकंड वर्ल्ड वार को ग्लोबल वॉर के नाम से भी क्यों जानते हैं। ग्लोबल वार इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे करीब करीब पूरा की पूरा विश्व जो है वो इसमें इंक्लूड था। फॉर एग्जांपल के लिए इसके अंदर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, यानी करीब करीब पूरा की पूरा विश्व जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर एंट्री था। इसलिए इस वर्ल्ड को हम ग्लोबल वॉर भी कहते हैं। तो आपको पता लगा कि वर्ल्ड वार सेकंड जो है उसको टोटल वॉर भी कहते हैं और द ग्लोबल वॉर भी कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 और ये खत्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर विश्व के अंदर करीब 6 वर्ष और 1 दिन तक क्या है चला था। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे उन कारणों के बारे में पता करने की कि जिनकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देने वाला हूं जिनके आंसर आपको खुद सर्च करने हैं और सर्च करके उन क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में पूछूंगा। मेरा आज का क्वेश्चन आपसे यह है कि आपको बताना है यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्री है जो इन कंट्रीज के बीच में रहने के बाद भी ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी ना तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में थी। यानी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्री जो न्यूट्रल रही है, जो कि तटस्थ रही है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे। बच्चे, सेकंड वर्ल्ड वॉर का पहला कारण था वर्साई की संधि। आपको ये बात पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1939 के अंदर पेरिस में एक समिट हुई, पेरिस में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर काफी सारे मुद्दों पर बात की गई। वो मुद्दे क्या थे मैं आपको बता रहा हूं। पहला मुद्दा ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऐसी एक संस्था बनाई जाए जिसका पूरे की पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल हो। बिल्कुल सही आप समझ रहे हो, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद
19 के अंदर क्या हुआ, ये बोला गया पेरिस समिट के अंदर कि लीग ऑफ नेशन को बनाया जाए। यानी इसमें पहला मुद्दा था लीग ऑफ नेशन को बनाना, इसमें दूसरा मुद्दा था फ्रांस की सुरक्षा, क्योंकि ये डर था फ्रांस को कि आने वाले समय के अंदर जर्मन फिर फ्रांस पे क्या अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से दूसरा मुद्दा रखा गया हमारा फ्रांस जो है उसकी सुरक्षा। तीसरा मुद्दा रखा गया क्षतिपूर्ति, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। अब वर्साई की संधि का आपको ध्यान रखना है कि वर्साई की संधि पर 28 जून 1919 को क्या है साइन किए थे जर्मन ने। ये डेट देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो 28 जून को ही फ्रांस फर्डिनांड की गोली मार के हत्या कर दी थी। किसने? गैरीवालो प्रिंसिप ने, जो किसका सदस्य था? ब्लैक हैंड का। चलो आगे वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वर्साई की संधि पर साइन कब किए गए? 28 जून 1919 के अंदर। वर्साई की संधि में क्या क्या था मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जर्मन का जो बॉर्डर एरिया है वो वहां से अपनी आर्मी को क्या है पीछे टालेगा। जर्मन के बॉर्डर का एरिया राइनलैंड है और राइनलैंड से वो क्या करेगा अपनी आर्मी को पहला पीछे हटा लेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर भी जर्मन कभी फ्रांस पर अटैक ना कर सके, पहली चीज। और दूसरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का जिम्मा सौंपा गया जर्मन को। जर्मन के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ। साथ ही साथ जर्मन की जो कॉलोनी थी उन कॉलोनी को फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में क्या है बांट लिया। साथ ही साथ वर्साई की संधि के द्वारा वर्ल्ड लेवल के ऊपर जर्मन को बार बार इंसल्ट फील कराया जाता था कि अब हारे हुए लोगों, अब हारे हुए लोगों। इसका मतलब यह हुआ कि वर्साई की संधि के द्वारा जो जर्मन है उसके साथ बहुत ज्यादा क्या है अन्याय हुआ। एक राइटर ने सही लिखा है, राइटर ने लिखा है कि वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, वो केवल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में एक विराम समझौता है। और ये सही साबित हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो वर्साई की संधि हुई इसमें जर्मन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए जो कि गलत था, जिसकी वजह से जर्मन ने उसका बदला लिया और क्या स्टार्ट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1933 में जर्मन की सत्ता में आए चांसलर एडोल्फ हिटलर, और एडोल्फ हिटलर ने अपने वर्साई की संधि का क्या है बदला लेना शुरू किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे पहला और मुख्य कारण था वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई। सेकंड टॉपिक हमारा है तानाशाही शक्तियों का उदय, राइज ऑफ डिक्टोरियल पावर। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, वर्ल्ड में जो कंट्री है फॉर एग्जांपल के लिए जर्मन की सत्ता में कौन आए? एडोल्फ हिटलर जो डिक्टेटर है। साथ ही इटली में कौन आए? बेनितो मुसोलिनी जो क्या है डिक्टेटर है। जापान में कौन आए? इंपेरर हिरोहितो जो क्या है, जो भी एक क्या है डिक्टेटर है। वर्ल्ड के अंदर क्या है डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही थी, तानाशाही बढ़ती जा रही थी। इनकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी थी कि वर्ल्ड में राज केवल आर्यासी करेंगे, इसलिए जर्मन, जापान, इटली ये और दूसरे देशों पर क्या अटैक करने लगे और जो कमजोर है उन पर आधिपत्य करके ये प्रूव करने लगे कि आर्यासी ऐसे लोग हैं जिनका कर्तव्य है पूरे के पूरे विश्व पे कंट्रोल करना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पहला कारण क्या है? वर्साई की संधि। और सेकंड कारण क्या है? तानाशाही शक्तियों को उदय। और थर्ड पॉइंट क्या है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब आपको पता ही है कि जब एक कंट्री अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री पर क्या है कंट्रोल करती है। आप इस बात को समझेंगे कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें साम्राज्यवाद आना नहीं था, साम्राज्यवाद को रिप्लेस करना था। यानी कि अभी तक जो कंट्री ब्रिटेन, फ्रांस इनके अंडर आती है, अब उन कंट्री को कौन लेना चाहता है? उन कंट्री को जर्मन, जापान, इटली हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद की वजह से जो जापान ने अटैक करना शुरू किया बर्मा पर, चाइना पर। उधर जर्मन जो है उन्होंने अटैक करना शुरू किया पोलैंड पर, हमारा नॉर्वे पर, ग्रीस पर। साथ साथ में इटली भी अटैक करने लगा अफ्रीका पर, रशिया भी अटैक करने लगा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और ये कंट्री अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्रीज पर क्या है अटैक करने लगी। तो हमारा तीसरा कारण हुआ किसका? सेकंड वर्ल्ड वॉर का। यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो पहला कारण है वो है वर्साई की संधि, दूसरा कारण तानाशाही शक्तियों को उदय और तीसरा पॉइंट है साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म।
फोर्थ पॉइंट है हमारा गुटबंदी। गुटबंदी का मतलब है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय विश्व में गुट बन गए थे। गुट बनने से क्या होता है, गुट बनने से कोई कमजोर देश है वो भी बड़े बड़े देशों को बोलने लग जाता है कि हाँ मैं आपको विरोध करूंगा, क्योंकि उसको पता है उसकी बैकअप में बाकी देश को क्या है, मदद करेंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड के अंदर सबसे मेन गुट बने वो दो गुट थे, जिनमें से एक तो थे एलाइज, इसको हम एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र कहते हैं, और दूसरे कौन थे, एक्सिस पावर, जिसको हम क्या कहते हैं, तो धुरी राष्ट्र कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एलाइज कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, चाइना, ये मेन कंट्रीज हैं। और धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे, जर्मन, इटली और जापान। तो वर्ल्ड में अलायंस बन चुके थे। अलायंस बनने की वजह से कंट्री एक दूसरे पर क्या है, अटैक करने लगी। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब होता है हमारा आर्मामेंट। इसका मतलब यह है कि हथियारों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा थोपना। आपको पता होना चाहिए वर्साई की संधि के अंदर जर्मन पर यह बैन लगाया गया था। वर्साई की संधि में जर्मन पर यह बैन लगाया गया था कि जर्मन 1 लाख से ज्यादा आर्मी को नहीं रख सकता, और जर्मन का जो मेन एरिया है राइनलैंड, वहां पर भी जर्मन अपनी आर्मी को नहीं ले जा सकता। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, जर्मन ने अपनी आर्मी को बढ़ाना स्टार्ट किया, साथ ही साथ जर्मन ने उस एरिया के अंदर भी आर्मी लगानी स्टार्ट कर दी जहां पर आर्मी बैन की गई थी। साथ ही जापान, इटली, ये भी नए नए डिस्कवर विपन्स कर रहे थे, जिसकी वजह से विश्व के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर का खतरा क्या है, मंडरा गया। विपन्स होने की वजह से क्या है, एक छोटी कंट्री बड़ी कंट्री को टक्कर देने की स्थिति में आ गई थी। तो आपको पता लगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे। पहला वर्साई की संधि, जर्मन के साथ अन्याय हुआ, तानाशाही शक्तियों का उदय, विश्व में डिक्टेटर आने लगे जिनकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी थी कि हमें दूसरे देशों पे कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड क्या, साम्राज्यवाद। ये जो देश थे जापान, इटली, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कंट्रोल करना चाहते थे। साथ ही साथ एशिया, अफ्रीका जो अभी तक ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में है, ये उनसे हासिल करना चाहते थे। एंड अगला क्या है, गुटबंदी। विश्व में ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए, और जब भी कोई देश ग्रुप में शामिल होता है तो उसे प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आप पर अटैक होगा तो बाकी देश आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, जिसकी वजह से युद्ध करने का उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, बढ़ गया। एंड फोर्थ क्या है हमारा, शस्त्रीकरण, की विश्व में नए नए वेपन डिस्कवर हो रहे थे, जिसकी वजह से भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। यहां पर हमारे हुए 5 पॉइंट। अगला है तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि सामने कोई देश है वो गलत काम कर रहा है, और ये बात मैं जानता हूं, सामने कोई देश है वो गलत काम कर रहा है और मैं जानता हूं, मुझे रोकना चाहिए, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। इसको बोलते हैं तुष्टीकरण की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए हमको समझना है कि शुरुआत के अंदर जर्मन ने अपने विपक्ष को बढ़ाया, छोटे मोटे देशों पर कंट्रोल भी किया, साथ ही साथ जर्मन ने राइनलैंड जैसे एरिया पर अपनी आर्मी लगाई। लेकिन उस समय ब्रिटेन फ्रांस को बोलना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस उस समय क्या है, चुप रहे। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस को ये लगने लगा कि जर्मन की अगर शक्ति बढ़ेगी तो जर्मन जाके लड़ेगा रशिया से, और रशिया के अंदर उस समय कम्युनिज्म चल रहा था, जिसको ब्रिटेन फ्रांस दबाना चाहते थे। यानी कि ब्रिटेन फ्रांस कांटे से कांटा निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर जर्मन की शक्ति बढ़ेगी तो जर्मन जाके किससे लड़ेगा, रूस से लड़ेगा, और जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो रूस की शक्ति कम होगी, जो ब्रिटेन फ्रांस चाहते थे, ताकि कम्युनिज्म साम्यवाद को रोका जा सके। जिसकी वजह से शुरू के अंदर सभी देशों ने, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने, जर्मन की हरकतों को निगलेक्ट किया, उसको इग्नोर किया। इससे जर्मन का उत्साह क्या है, बढ़ने लगा। एंड हमारा 7 पॉइंट, उस समय का सबसे बड़ा कारण था पोलैंड पर हमला। आपको पता होगा यह बात कि 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने अटैक किया, कहां पर, पोलैंड से, और यहीं से किसकी शुरुआत होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। आपको पता होगा 1937 के अंदर भी जापान ने चाइना, मंचूरिया पर आधिपत्य कर लिया था। उसको भी कई लोग कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। लेकिन यहां पर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब लेके चलेंगे, 1 सितंबर 1939 को, जो ज्यादा इतिहास का ज्यादा हिस्टोरिकल्स मानते हैं। पोलैंड पर हमला 1 सितंबर 1939 को जर्मन ने कहां पर अटैक किया, पोलैंड पर। पोलैंड पर 2 साइड से अटैक हुआ, यहां से अटैक किया जर्मन ने, वहां से अटैक किया रूस ने, और दोनों की आर्मी जहां तक पहुंच पाए उन्होंने आधा आधा पोलैंड को क्या है, बांट लिया। जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को गुस्सा आया, और ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मन के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से क्या शुरू हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ,
एंड ये 2 सितंबर 1945 में क्या है खत्म हुआ। यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर विश्व के अंदर 6 वर्ष 1 दिन तक क्या है लड़ा गया, जिसके अंदर करीब 7.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। ये लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा दिया गया है, जो ज्यादातर मान्य है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से 4 करोड़ लोग जो है वो सिविलियन से और करीब 3.5 लाख जो लोग करोड़ थे वो क्या थे, आर्मी से थे। अब आगे हमको ये पढ़ना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर का पहला कारण था वर्साई की संधि, जिससे जर्मन के साथ अन्याय हुआ और जर्मन ने उसका बदला लिया। दूसरा क्या है, तानाशाही शक्तियों का उदय, जिसमें आपको क्या पता है, आपको पता है कि जर्मन, इटली और जापान इन 3 देशों के अंदर डिक्टेटरशिप आई और डिक्टेटर्स की मेंटलिटी कुछ ऐसी होती है कि दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में किया जाए। अगला क्या है, साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म। इसका मतलब होता है कि जो कंट्री थी वो अपना साम्राज्य बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ने लगे। अगला क्या, गुटबंदी, ग्रुप बनाया गया, ग्रुप आपस में लड़ने लगे। सस्तीकरण का मतलब आपको पता है कि हथियारों पर पैसा फूकना, हथियारों में पैसा झोंकना, जिसकी वजह से विश्व में हथियार बनने लगे। आपको पता है कि न्यूक्लियर बम तक बनाए गए, जिसकी वजह से जापान डिस्ट्रॉय हुआ, जो हम अगली पार्ट में देखेंगे। इसके तुष्टीकरण की नीति, ये भी सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण है कि शुरू के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मन की हरकतों को क्या है इग्नोर किया, जिसकी वजह से उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया। 7 पॉइंट हमारा है पोलैंड पर हमला। ये उस सबका सबसे बड़ा कारण था, पोलैंड पर हमला, कि जर्मन ने पोलैंड पर हमला किया, जबकि उसको पहले से वार्निंग दी गई थी ब्रिटेन, फ्रांस के द्वारा, फिर भी उसने क्या है हमला किया। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे। यहां पर आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर का लीडरशिप चार्ट पता होना चाहिए कि वहां से कौन कौन कमांडर से और कौन कौन कंट्री, जिसमें और भी देश थे, जैसे ग्रीस था, यूगोस्लाविया था, बट यहाँ पर हम मेन कंट्रीज की बात करेंगे। मित्र राष्ट्र एंड धुरी राष्ट्र, इसको बोलते हैं अलायंस या अलाइड पावर, और ये हमारे एक्सिस पावर। ठीक है, हमारे अलाइड में सबसे पहले थे ब्रिटेन, यूके, दूसरा फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए और क्या है चाइना। जहां पर ब्रिटेन से थे हमारे चर्चिल, फ्रांस से गोले, यूएसएसआर से स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, यूएसएस से रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एंड चाइना से माओ। ठीक है, एंड इधर का मैंने आपको पहले बता दिया कि धुरी राष्ट्र को लीड कौन कर रहे थे। जर्मन से थे हिटलर, इटली से कौन थे, मुसोलिनी, और जापान से कौन थे, हिरोहितो। ठीक है, तो ये हमको पता हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 गुटों के बीच में क्या है लड़ा गया था। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। जब मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीडीएफ नोट्स मेरे से ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, उसमें आपका नाम, देन टॉपिक, देन साथ साथ में आपको जो नोट्स चाहिए वो आप कौन सी क्लास के हैं, साथ ही साथ नोट्स की मीडियम कौन से होने चाहिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। कॉन्टैक्ट फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स इन बोथ लैंग्वेज। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9990525130। फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दूसरी स्लाइड को पढ़ रहे हैं। दूसरी स्लाइड में हमको ये देखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 जब तक चल रहा था तो किस देश ने किस देश पर अटैक किया और अटैक का क्या कारण था। यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए एक मैप तैयार किया है। आपको ये बात याद रखनी है कि जैसा मैप आज विश्व का आप देखते हैं वैसा मैप उस समय नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के मैप में काफी सारे परिवर्तन आए, साथ ही साथ शीत युद्ध के बाद भी वर्ल्ड का जो मैप है वो काफी ज्यादा क्या है बदल गया था। ये जो मैंने मैप बनाया है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का है। टॉपिक को समझने से पहले आप ये देखिए कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कहां पर एग्जिट करती है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसका जो केंद्र था वो था यूरोप। 1-2 लाइन आप समझिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के लिए हुआ था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ था और यूरोप के लिए हुआ था। तो मैंने स्पेशली जो मैप आपके लिए बनाया है वो यूरोप का ही बनाया है। आप एक बार मैप में नजर डालेंगे, मैप के अंदर ये है जर्मन। जैसे कि आपको पता है कि जर्मन जो है एक्सिस पावर में था, जर्मन, और दूसरी कंट्री इटली। आपको पता है कि इटली भी कहां पर था, एक्सिस पावर में। उसके बाद क्या है यूएसएसआर, यूएसएसआर कहां पर था, अलाइड पावर में। आपने उस
लीडरशिप चार्ट में देखा था कि मैंने यूएसएसआर के ऊपर स्टार का साइन बनाया हुआ था। वो इसलिए बनाया था क्योंकि यूएसएसआर एकमात्र ऐसी कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलीट पावर और साथ साथ में एक्सिस पावर दोनों में ही रही है। 1941 से पहले यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ जो है, वो कहां पर था? मित्र राष्ट्रों में। और 1941 के बाद सोवियत संघ किस में जाके शामिल हो गया था? धुरी राष्ट्रों में, यानी कि एक्सिस पावर में। अब व्हाइट बोर्ड की तरफ आप देखेंगे, अटलांटिक ओशन एंड साथ साथ में द ग्रेट ब्रिटेन, जिसको टीजीबी कहते हैं, इसी को आप यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड भी इसी को कह सकते हैं। एंड साथ में कंट्री कौन सी है? फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, सिसिली, ठीक है, आपको पता होगा, यूगोस्लाविया, साथ साथ में अल्बानियाई, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस जिसको यूनान भी कहते हैं, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड। पोलैंड वो कंट्री है जहां से वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। जर्मन में आपको बता चुका हूं, ये है लग्जमबर्ग, ये है बेल्जियम, ये है नीदरलैंड, ये है डेनमार्क एंड ये है नॉर्वे एंड ये है हमारा स्वीडन। साथ ही आपको समझना है, ये है फिनलैंड और ये तीन जो है ये है बाल्टिक स्टेट। कौन कौन से बाल्टिक स्टेट? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो आपको मैप के बारे में थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हुआ। अब आपको ध्यान से समझना है कि किस कंट्री ने किस कंट्री पर अटैक किया और साथ ही साथ इस अटैक के रीजंस क्या थे। आपको ये बात पता है कि 1 सितंबर 1939 में, 1 सितंबर 1939 में सबसे पहले जर्मन ने किस पे अटैक किया था? पोलैंड पे अटैक किया था। जबकि जर्मन को वार्निंग दी गई थी, जर्मन को बोला गया था, किसके ने बोला था? ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने बोला था कि जर्मन अगर आपने पोलैंड पे अटैक किया तो हम दोनों आप पर अटैक कर देंगे, लेकिन जर्मन नहीं माना। तो सबसे पहले आपको यह पता हो कि जर्मन एक्चुअली में पोलैंड पे क्यों अटैक करने वाला था। आपको ये बात पता है, एक जाति होती है ज्यू, जिसको हम यहूदी जाति कहते हैं, जो कि हमेशा हिटलर की आंखों में खटकता था। तो आपको ये बात पता है कि जब हिटलर यहूदी जातियों को मार दिया करता था, आपको पता है लाखों लोगों को वो चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ के मार दिया करता था, तो कई बार क्या होता था कि यहूदी जातियों को पनाह कौन देता था? पोलैंड। यानी कि यहूदी जातियों का जो विश्व में पालक है, जो उनको पालने वाला है, उनमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी थी? पोलैंड। ये बात जर्मन को बार बार खटकती थी। जर्मन ने कई दफा पोलैंड को वार्निंग दी कि यहूदियों को अपने देश में पनाह मत दीजिए, उन्हें मरने दीजिए, लेकिन पोलैंड मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से जर्मन ने किस पे अटैक किया? पोलैंड पे। ये बात आपको समझ में आई। लेकिन जैसे ही जर्मन पे अटैक करने के लिए बोला द ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने, वैसे ही जर्मन ने यूएसएसआर सोवियत संघ के साथ में एक समझौता कर लिया। समझौता ये था कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पर अटैक करेंगे और बदले में पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। तो वही हुआ कि जब जर्मन ने पोलैंड पर अटैक किया तो पोलैंड पर जर्मन की आर्मी जहां तक पहुंच पाई वो हिस्सा जर्मन को दे दिया गया और यूएसएसआर की आर्मी पोलैंड में जहां तक पहुंच पाई वो हिस्सा किसको दे दिया गया? यूएसएसआर को। तो ये लाइन मैंने अभी खींची, आपको ये बात समझनी है। यानी कि पोलैंड को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसका एक हिस्सा किसके कंट्रोल में आया? जर्मन के। और इसका एक हिस्सा किसके कंट्रोल में आया? सोवियत संघ के। साथ ही साथ क्या हुआ? सोवियत संघ ने पोलैंड का आधा हिस्सा तो ले लिया, साथ ही साथ सोवियत संघ ने लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इन तीन देशों को भी अपने में शामिल कर लिया। यानी कि सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? जर्मन ने पोलैंड पर अटैक किया। किसके साथ समझौता किया उन्होंने किया, जर्मन ने यूएसएसआर के साथ में क्या है? समझौता किया। समझौता यह था कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पर अटैक करेंगे और पोलैंड को आपस में क्या है? बांट लेंगे। और वही हुआ, जर्मन पे दो तरफ से अटैक हुआ, ठीक है, पोलैंड पर दो तरफ से अटैक हुआ और पोलैंड क्या है? हार गया। साथ ही साथ सोवियत संघ ने क्या काम किया? पोलैंड के साथ साथ में लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इनको भी अपने में क्या है? शामिल कर लिया। जैसे ही पोलैंड पर जर्मन ने अटैक किया, वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जर्मन के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हुआ ये कि 1941 ऑनवर्ड क्या हुआ, जर्मन जो है इसने एक समझौता तो किया इटली के साथ में कि अगर मेरा वॉर होगा तो हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और जर्मन ने इसी समय समझौता किसके साथ में किया? जापान के साथ में। और आपको पता कि सोवियत संघ तो साथ में आ ही चुका है। यानी कि अगर ये देखा जाए कि एक्सिस पावर में कौन कौन है, तो एक्सिस पावर में मेन 4 कंट्री है। वो 4 कंट्री कौन कौन सी है? जर्मन, इटली, जापान
एंड सोवियत संघ। अब आगे की तरफ समझते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। जर्मन जो है वहां की पार्टी कौन सी है? वहां की पार्टी है नाजी पार्टी। नाजी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, कहां की? नॉर्वे की। आप ये बात समझना गौर से जो मैं कह रहा हूं, रीजंस भी पता होने चाहिए कि कोई कंट्री किसी देश पे क्यों अटैक करी है। जर्मन जो है जर्मन ने नॉर्वे पे अटैक किया। क्यों अटैक किया वो मैं आपको बता रहा हूं। जर्मन की एक बहुत बड़ी पार्टी है नाजी पार्टी, इसी पार्टी से एडोल्फ हिटलर थे। हुआ क्या कि नॉर्वे की सरकार के जो संसद था उसमें नाजी पार्टी के काफी सारे सदस्य थे। नॉर्वे की सरकार का किसी मुद्दे पर विवाद हुआ नाजी पार्टी के सदस्यों से, और नॉर्वे की सरकार ने क्या किया? 150 नाजी पार्टी के सदस्यों को जेल में बंद कर दिया। जिस वजह से क्या है, जर्मन यानी हिटलर बुखला गया और हिटलर ने कहां पर अटैक कर दिया? नॉर्वे पे। और इस चाहिए। और सबसे मेन चीज क्या है? टेक्निक है। यानी कि अगर आप किसी देश पर अटैक कर रहे हो तो उसको हराने के लिए आपके पास टेक्निक भी होनी चाहिए। इटली ने 3 बार अटैक किया फ्रांस के ऊपर, लेकिन फ्रांस नहीं हारा। फ्रांस ने बार बार इटली की आर्मी को पिछाड़ दिया और जिसकी वजह से इटली को काफी ज्यादा क्या है? नुकसान हुआ। अब काम किसका था? जर्मन का। जर्मन ने कहा अब मुझे वॉर करने दो। जर्मन ने अपनी टेक्निक लगाई। जर्मन ने सबसे पहले अटैक किया लग्जमबर्ग पे, और ये कंट्री किसके अंडर आई? जर्मन पे।
जर्मन ने फिर अटैक किया कहां पर, नीदरलैंड पे। आपको याद रखना है हॉलैंड नीदरलैंड को ही कहते हैं। तो जर्मन ने फिर अटैक किया हॉलैंड पर, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं, और ये भी किसके अंडर आ गया, जर्मन के। और जर्मन ने फिर किस पे अटैक किया, बेल्जियम पर। आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जर्मन बेल्जियम के रास्ते ही फ्रांस में घुसा था। तो जर्मन ने जब इन 3 देशों को अपने कंट्रोल में ले लिया, तब जाके फ्रांस पे 4 तरफ से अटैक किए गए। जर्मन ने फ्रांस पर 4 तरफ से अटैक किया। एक तो यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, और 4th अटैक कहां से किया, इटली की तरफ से। और आपको पता है जब किसी देश पर 4 तरफ से अटैक होगा तो वह देश कैसे बच सकता है। 10 जून 1940 को क्या हुआ, जर्मन ने अटैक किया फ्रांस पे, और मात्र 4 दिनों के अंदर यानी कि 14 जून में ही साथ ही साथ जर्मन आर्मी पेरिस तक पहुंच गई और फ्रांस ने घुटने टेक दिए। याद रखिएगा, फ्रांस जैसे ही वॉर हारा, वैसे ही वर्ल्ड के अंदर कई सारे देश ऐसे थे जिनके मन में ये आने लगा कि जर्मन से युद्ध लड़ना बेकार है, वो तो जीत ही जाएगा। इसलिए कई सारे देश ऐसे थे जिन्होंने वॉर लड़ने से पहले ही जर्मन को बोला कि आप हमारी स्वाधीनता बरकरार रखते हुए हमारे देश के जिस मर्जी बंदरगाह का, जिस मर्जी अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी जमीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसी से एडोल्फ हिटलर का मोटिवेशन लेवल क्या है, बढ़ने लगा। तो ये आपको समझ में आ गया। जब जर्मन ने फ्रांस को जीत लिया तो ब्रिटेन की आर्मी फ्रांस की मदद के लिए आई थी, उसको भी पीछे की तरफ इन्होंने क्या धकेल दिया। अब जर्मन का टारगेट क्या था, ब्रिटेन था। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, द ग्रेट ब्रिटेन को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रिटेन चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और किसी देश को पे समुद्र से अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो जर्मन के पास एक ही ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था, हवा के द्वारा हवा के द्वारा ब्रिटेन पर क्या है, अटैक करना। और वही हुआ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एरियल वॉर हुई। इसमें क्या था, जर्मन ने अपने एरोप्लेन कहां पर लेकर गया, ब्रिटेन के अंदर। तो जर्मन यहां से एरोप्लेन लेकर कहां पर गया, ब्रिटेन, और हवा से उन्होंने क्या करने स्टार्ट कर दी, बमबारी। जिसके लिए ब्रिटेन ने क्या काम किया, ब्रिटेन ने अपने देश के अंदर बड़े बड़े बैलून्स को फुलाया, उनको हवा के अंदर छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि जर्मन आर्मी काफी ज्यादा नीचे ना आ सके। साथ ही अपने देश की जो बड़ी बड़ी इमारतें, जिससे किसी सिटी को, किसी जगह को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उन सबको तोड़वा दिया, ताकि जर्मन को यह ना पता लग सके कि लंदन कहां पर है या फिर कोई स्पेसिफिक जगह कहां पर है। जिसकी वजह से जर्मन एक अंधों की तरह अटैक करता रहा और ब्रिटेन को काफी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटेन को एग्जैक्ट लोकेशन पता था, और ब्रिटेन ने जब अटैक किया जर्मन पे, तो इसमें जर्मन को काफी नुकसान हुआ। जर्मन आर्मी क्या है, वापस होगी, लेकिन ब्रिटेन को जीत नहीं पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्मन ने ब्रिटेन पे अटैक किया था, लेकिन इनको कोई ज्यादा विजय हासिल नहीं हुई और ये आर्मी क्या है, वापस हो गई। अब आगे समझते हैं। इधर इटली ने 2 बड़े देशों पर अटैक किया, जिनमें से एक तो मिस्र था और दूसरा था ग्रीस यानी कि यूनान। आपको ध्यान रखना है, ग्रीस का ही दूसरा नाम क्या है, तो यूनान है। आपको याद रखना है, जर्मन का ही दूसरा नाम है पर्सिया। पर्सिया किस देश को कहते हैं, जर्मन को। यूनान किस देश को कहते हैं, ग्रीस को। हॉलैंड किस देश को कहते हैं, नीदरलैंड को। जब इटली ने ग्रीस पर अटैक किया, जहां पर इटली को करारी हार का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ग्रीस को मदद कौन कर रही थी, ब्रिटेन की आर्मी, जिसकी वजह से इटली क्या है, वापस हो गया। अब चांस किसका था, जर्मन का। जर्मन ने ग्रीस को, यूनान को हराने के लिए वही तरीका अपनाया। जर्मन ने यूनान को हराने के लिए वही तरीका अपनाया जो जर्मन ने फ्रांस के लिए अपनाया था। देखना, जर्मन अगर अटैक करेगा ग्रीस के ऊपर, तो जर्मन एयरफोर्स से अटैक करेगा। अगर जर्मन को अटैक करना है ग्रीस पे, तो उसे क्या चाहिए, जमीन चाहिए। इसलिए जर्मन ने कितने देशों से बात करी, 4 देशों से, जिसमें से एक तो है यूगोस्लाविया, एक है हंगरी, एक है अल्बानियाई और एक है बल्गारिया। इन 4 देशों से बात की, जिनमें से चारों देशों ने बोला, जर्मन जी हम अपनी लैंड का इस्तेमाल आपको करने देंगे, सिर्फ इतना है कि आप हमारी स्वाधीनता को बरकरार रखेंगे। लेकिन जिनमें से यूगोस्लाविया ना हट गया, क्योंकि यूगोस्लाविया में तख्ता पलट हुआ और वहां पे नई सरकार बनी, जिन्होंने
फ्रांस जर्मन की इस बात को क्या है मना कर दिया। लेकिन यहां तक इतना ध्यान रखना है, हंगरी, बल्गारिया, अल्बानिया तीनों ही देशों ने बिना वॉर लड़े जर्मन से हार मान ली और बोल दिया आप किसी देश पर अटैक करने के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या किया, जर्मन ने सबसे पहले अटैक किया कहां पर, यूगोस्लाविया पर। और यूगोस्लाविया पर अटैक करने के बाद इन तीनों देशों में अपनी आर्मी फैलाई और 1, 2 और 3 और एयरफोर्स यानी कि 4 साइड से अटैक किया गया ग्रीस पे और यूनान ने भी घुटने टेक दिए। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे एक एक करके जो कंट्री है वो गुलाम बनाते जा रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, फिर से थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। जर्मन, यूएसएसआर एंड इटली, ठीक है, तीनों की तीनों, और एक जापान एशिया से, ये सब किसमें शामिल है, एक्सिस पावर के अंदर है। जर्मन की बात हम कर रहे हैं, जापान की बात अभी हम करेंगे। जर्मन ने पहले अटैक किया कहां पर, पोलैंड पर। क्यों अटैक किया था, क्योंकि जो पोलैंड था, ठीक है, जो पोलैंड था वो मदद करता था, किसको मदद करता था, यहूदी जातियों को। उसके बाद जर्मन ने किस पे अटैक किया, नॉर्वे पे, क्योंकि उस जर्मन की जो पार्टी है नाजी पार्टी, उसके 150 सदस्यों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। जर्मन ने अटैक किया कहां पर, डेनमार्क पर। क्यों अटैक किया, क्योंकि जर्मन को स्वीडन से कच्ची धातु ये सब चाहिए होता था, जिसके लिए उसको इस्तेमाल था किसका, डेनमार्क। जर्मन ने नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग इस पे कंट्रोल किया। क्यों कंट्रोल किया, फ्रांस को हराने के लिए। ये सब कंट्रोल में, स्पेन तक था, ये सारा कंट्रोल में किसके आ गया था, जर्मन के। मतलब ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सब कंट्री किसके कंट्रोल में आ चुकी थी, जर्मन के। मतलब जर्मन करीब करीब पूरा यूरोप जीत चुका था। वेरी गुड। उसके बाद जर्मन ने अटैक कहां पर किया, ब्रिटेन पे, लेकिन ये नहीं जीत पाया और इसने अपनी आर्मी को क्या है, पीछे कर लिया कि सेकंड टाइम में हम दोबारा अटैक करेंगे, कोई नई टेक्निक को लगाएंगे। आपको यूएसएसआर का पता लगा कि यूएसएसआर ने पोलैंड आधा जीत लिया, ये वाले देश जीत लिए, फिनलैंड जो है उनको भी क्या है, जीत लिया। अब मेन लाइन में आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी लाइन, इस बात को समझिएगा। 1941 तक सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, 1941 तक 1941 तक सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, ये किसके साथ में था, ये था, वेरी गुड, जर्मन के साथ में। अब हुआ ये, क्या हुआ, अब हुआ ये कि जर्मन ने सोवियत संघ पे ही क्या है, अटैक करने के बारे में सोचा। देखना बहुत जरूरी बात है। अभी तक मैंने आपको बताया कि जर्मन और यूएसएसआर दोनों साथ में है, लेकिन अब जर्मन क्या सोच रहा है कि मैं सोवियत संघ पर ही क्या अटैक कर दूंगा। क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर जी वो तो साथ में थे, तो जर्मन क्यों अटैक करेगा यूएसएसआर पे। अब आप पॉइंट गिनने स्टार्ट करो। आपको इतने पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, जितने पॉइंट शायद ही आपको पता लग पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल के अंदर जर्मन यूएसएसआर पे क्यों अटैक करा था। ठीक है, सबसे पहला रीजन ये था कि जर्मन शुरू से ही कम्युनिज्म के अगेंस्ट था। आपको पता है सोवियत संघ में कम्युनिज्म था, साम्यवाद था, वहां पे स्टालिनवाद चल रहा था। स्टालिनवाद यानी कि कम्युनिज्म, साम्यवाद के अगेंस्ट कौन था, जर्मन। इसलिए जर्मन ने किस पे अटैक किया, साम्यवाद पे, यानी कि सोवियत संघ पे। एक पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ, पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि हमारा जर्मन जो है वो साम्यवाद के विरुद्ध था। और साम्यवाद कहां की आइडियोलॉजी है, कौन साम्यवाद फैला रहा था सोवियत संघ। सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, जर्मन सोचता था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन मेरी है और इतना सारा एम्पायर मेरे पास है, तो उसे बसाने के लिए मुझे क्या चाहिए, जमीन चाहिए। यानी कि जर्मन सर्वाइवल लैंड ढूंढ रहा था, यानी कि अपनी नाजी जाति को बसाने के लिए एरिया ढूंढ रहा था। और एरिया उसने क्या ढूंढा, उसने सोचा मैं यूएसएसआर बहुत बड़ा देश है, मैं उस पर अटैक कर दूंगा। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जर्मन को डर था, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के सोवियत संघ मेरे पर क्या है, अटैक कर दे। फिर ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, जर्मन को डर था, फियर था, जर्मन को डर था कि आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि सोवियत संघ जो है वो मेरे पर अटैक कर दे। जिसके लिए क्या हुआ, जिसके लिए जर्मन ने सोवियत संघ पे पहले अटैक करने के बारे में सोचा कि मैं अचानक से सोवियत संघ पर अटैक कर दूंगा और सोवियत संघ मेरे पे अटैक करे उससे पहले मैं सोवियत संघ को जीत लूंगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, यूक्रेन में बहुत ज्यादा अनाज पैदा होता था, ये जरूरत थी किसको, जर्मन को।
जो हमारे अराल पर्वत है, ठीक है, जो हमारे यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत में बहुत ज्यादा खनिज संपदा है। यूएसएसआर में बॉक्साइट, प्लेटिनम, तांबा, लोहा, कच्ची धातु, पेट्रोल, बहुत सारा रिसोर्सेस है। इन रिसोर्सेस को कौन हथियाना चाहता था? जर्मन। यानी कि जर्मन ने 1949 में क्या सोचा कि वो किस पर अटैक करेगा? सोवियत संघ पर अटैक करेगा। ध्यान रखिएगा, जर्मन किस पर अटैक करेगा? सोवियत संघ पर। फिर से क्यों अटैक करेगा जर्मन सोवियत संघ पर? सबसे पहला उसको डर था कि सोवियत संघ बड़ा देश है, मुझ पर अटैक ना कर दे आगे जाकर। वो अपने देश की जनता को बसाने के लिए क्या ढूंढ रहा था? एक जगह ढूंढ रहा था। उसे क्या चाहिए था? यूराल पर्वत का खनिज संपदा। उसे क्या चाहिए था? यूक्रेन का अनाज। और साथ साथ में जो जर्मन है वो साम्यवाद के अगेंस्ट था, साम्यवाद के विरुद्ध था। तो इसलिए जर्मन ने अटैक किया कहां पर? यूएसएसआर पे। याद रखेंगे, जब जर्मन ने यूएसएसआर पे अटैक किया तो इस अटैक को, इस वॉर को बोलते हैं बारबरोसा का युद्ध। क्या बोलते हैं? बारबरोसा का युद्ध। आज तक, यानी कि आज तक जमीन पर एक साथ किसी देश पर अटैक करने के लिए इतनी आर्मी का इस्तेमाल किया है, वो है कौन सा युद्ध? बारबरोसा। यानी कि जर्मन ने करीब 40 लाख सैन्य बल का इस्तेमाल किया किस पर अटैक करने के लिए? सोवियत संघ पर। यानी कि सोवियत संघ पर इतना प्रचंड अटैक किया कि सोवियत संघ के बचने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, जर्मन ने 1941 में कहां पर अटैक किया? सोवियत संघ पे। उसी सोवियत संघ पे जो सोवियत संघ उसके साथ था, उसी सोवियत संघ पे जिससे हाथ मिला के उन्होंने पोलैंड को क्या है? जीता था। इस वॉर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बारबरोसा का युद्ध कहते हैं। इसमें कितना सैन्य बल का इस्तेमाल किया? लगभग 40 लाख सैन्य बल का। अब हुआ क्या? यूएसएसआर पर अटैक किया, लेकिन यूएसएसआर का ये एरिया जो मैं आपको बना रहा हूं, ये एरिया तो जर्मन जीत गया, लेकिन क्या हुआ? यूएसएसआर में एक समय आता है, एक बारिश होती है, उस बारिश को बोलते हैं रैन ऑफ डेथ, यानी कि मौत की बारिश। यानी कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है और साथ में बारिश होती है तो स्नोफॉल पड़ता है। यानी कि यूएसएसआर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और जर्मन की आर्मी यहां से आगे उसकी वजह से नहीं बढ़ पाई और जर्मन की आर्मी यहीं पर क्या है? रुक गई और सोवियत संघ को बचने का क्या है? मौका मिल गया। तो आपको ये बात पता लगी कि यूएसएसआर के लिए जो चीज हमेशा दिक्कत देती थी, यानी वो ठंड बहुत ज्यादा नुकसान देती थी, किसको? सोवियत संघ को। काफी सारे लोग मारे जाते थे, लेकिन वही चीज इस समय सोवियत संघ के लिए क्या है? वरदान साबित हुई और सोवियत संघ इससे क्या है? बच निकला। ठीक है, वेरी गुड। आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से सोवियत संघ ने अब क्या शामिल कर लिया? अब सोवियत संघ एक्सिस पावर से निकलकर कहां पर आ गया? एलीट पावर में। और वर्ल्ड के अंदर अब आपको ध्यान रखना है, अब सोवियत संघ धुरी राष्ट्रों की तरफ नहीं है, अब सोवियत संघ कहां पर है? मित्र राष्ट्रों की तरफ। क्लियर है? वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं, जापान क्या कर रहा है। इसी समय जापान एशिया के अंदर अपना कंट्रोल स्थापित कर रहा है। जापान भी अपनी पावर को क्या है? बढ़ा रहा है। जापान ने चाइना पे अटैक किया, बर्मा पे अटैक किया, छोटे छोटे आइलैंड जो है, कोरिया जो है, इन सबको किसने अपने कंट्रोल में ले लिया? जापान ने। जापान अपने पावर को डे बाय डे क्या है? बढ़ाता जा रहा था और कंट्रीज पे क्या अटैक करता जा रहा था। इसी के टक्कर में कौन आया? अमेरिका। यानी जापान को ये बात पता थी, अमेरिका को भी बात पता थी कि जापान जिस स्पीड से अपने पावर को बढ़ा रहा है, एक समय ऐसा जब आएगा जब जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही तरह, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी लेट आया। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि अमेरिका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी लेट आया था, वैसे ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी लेट आया। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वीपन्स बिक रहा था, जो वीपन्स का इस्तेमाल हो रहा था, उन हथियारों का उत्पादन कौन कर रहा था? अमेरिका। जब वॉर के चलने से अमेरिका को फायदा ही हो रहा है तो अमेरिका वॉर क्यों बंद करवाएगा? लेकिन आगे सुनना जो मैं कह रहा हूं, अमेरिका को कोई मतलब नहीं था कि मित्र राष्ट्र जीते या धुरी राष्ट्र जीते, लेकिन ये सुनना जो मैं कह रहा हूं, ब्रिटेन पहले नगद में यानी कैश में हथियार खरीदता रहा अमेरिका से, अमेरिका बेचता रहा, लेकिन जब ब्रिटेन खाली हो गया तो ब्रिटेन उधार यानी कि लोन लेने लगा किससे? अमेरिका से। और अमेरिका का बहुत सारा कर्जा चढ़ गया किसके ऊपर? ब्रिटेन और फ्रांस के ऊपर। अब अमेरिका के अंदर से आ रहा है, फील आ रहा है अमेरिका को कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन फ्रांस हारते हैं तो मेरा पैसा जो है वो डूब जाएगा। ठीक है, अमेरिका को क्या लग रहा था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन फ्रांस हारते हैं तो मेरा पैसा जो है वो क्या है? डूब जाएगा।
लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका के मन में आने लगा कि मित्र राष्ट्रों को जीतना चाहिए। एक पॉइंट आपको पता लगा। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जापान की जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही थी तो अमेरिका ने अपनी सारी की सारी कंपनियों को बोल दिया कि आप क्या कीजिए, जापान को दिए जाने वाला फ्यूल बंद कर दीजिए। अमेरिका ने अपने देश जो थे उसके साथ में ब्रिटेन, फ्रांस और साथ साथ में अमेरिका के खुद की जो कंपनी थी उन्होंने को क्या बोला, उनको बोला कि आप जापान को कोई भी फ्यूल यानी कि पेट्रोल वगैरह निर्यात नहीं करेंगे। इससे जापान को क्या है, झटका लगा। और जापान की सबसे बड़ी गलती, ध्यान रखिएगा, आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि जापान की सबसे बड़ी गलती, जापान ने 1941 में, जापान ने 1941 में अमेरिका के एक टापू, अमेरिका के एक आइलैंड, अमेरिका का 50वां राज्य पर्ल हार्बर को टारगेट बनाया, जिसमें उसने अमेरिका के करीब 2500, ठीक है, जिसमें उसने करीब अमेरिका के 2500 सैनिकों को क्या है, मार दिया। बच्चे याद रखना, आप दोस्तों याद रखना कि 1500 सैनिकों को, ठीक है, करीब उसमें से 1500 सैनिकों का तो पता ही नहीं लगा कि वो सैनिक कहां गए। यानी कि जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर को क्या है, निशाना बनाया। और पर्ल हार्बर क्या था, अमेरिका का आइलैंड। यहां से अमेरिका भुखला गया और अमेरिका की एंट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। किस साइड से, अलाइड पावर की वजह से। तो आप मुझे को ध्यान में रखना है कि जो अमेरिका है वो अलाइड पावर की तरफ से क्यों आया, क्योंकि जापान जो है उसने अटैक किया कहां पर, पर्ल हार्बर पे। और दूसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन, फ्रांस के ऊपर अमेरिका का कर्जा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतना जरूरी था। किसका जीतना जरूरी था, ब्रिटेन और फ्रांस का, ताकि वो कर्जा क्या है, चुका सके। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्लियर हो गया। अब जैसे अमेरिका वॉर के अंदर आया, ये सब देश जो है वो एक साथ हो गए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी गलती सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप एक तराजू समझिए और तराजू का आप इस तरीके से देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तरफ तो पलड़ा भारी रहा है एक्सिस पावर का, कब तक, 1941 तक। लेकिन 1941 के बाद पलड़ा भारी किसका रहा है, एलीड पावर का, यानी कि मित्र राष्ट्रों का। जिसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जर्मन के द्वारा यूएसएसआर पे अटैक करना और जापान के द्वारा पर्ल हार्बर अमेरिका पे अटैक करना। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने अपने जहाज उतारने शुरू किए और धीरे धीरे जो आइलैंड्स हैं वो क्या है, जीतने शुरू कर दिए। अब आगे देखिए, आपको पता होगा डी डे वॉर हुआ था। डी डे वॉर के अंदर क्या हुआ, 1944 के अंदर ब्रिटेन ने, अमेरिका ने अपनी आर्मी को कहां पर उतारा, फ्रांस के अंदर। और फ्रांस को वापस जीत लिया किससे, जर्मन से। साथ ही साथ जर्मन का जो वॉर हो रहा था यूएसएसआर से, स्टालिनग्राड वॉर के अंदर जर्मन यूएसएसआर से क्या है, हार गया। यानी धीरे धीरे करते करते इनका एम्पायर क्या है, सुकड़ता चला गया और इन्होंने क्या सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली को कौन लीड कर रहा था, वेरी गुड, बेनितो मुसोलिनी, ठीक है। जापान को कौन लीड कर रहा था, आपको पता है, हेरी हिटो, ठीक है। और साथ साथ में जर्मन के बारे में आपको पता ही है, उसे कौन लीड कर रहा था, एडोल्फ हिटलर। 1943 में क्या हुआ, जो इटली देश है, इटली के देश के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्होंने सत्ता का क्या है, तख्ता पलट किया। तख्ता पलट करके क्या हुआ, उन्होंने मुसोलिनी को कैद कर लिया और उन्होंने अमेरिका के सामने क्या है, सरेंडर कर दिया। यानी कि सबसे पहले सरेंडर करने वाला देश कौन है, इटली है। इटली ने सरेंडर कब कर दिया था, 1943, 1943 में ही इन्होंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि 1943 में मुसोलिनी को इटली की ही जेल में डाल दिया गया, जबकि इटली जो है वो, जबकि मुसोलिनी जो है वो इटली को ही क्या है, लीड कर रहा था। यहां तक आपके लिए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जर्मन की हमें बात करनी है। 1945 में क्या हुआ, जर्मन को लीड कौन कर रहा था, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है उन्होंने खुद और अपनी वाइफ, इन दोनों के साथ में क्या है, सुसाइड कर लिया। यानी कि हिटलर जो है उसने सुसाइड कर लिया। दो धारणा है जो हिटलर को लेकर चलती है, जिनमें से एक है कि उसने अपने घर में आग लगा के अपने आप को मार लिया और दूसरा कहते हैं कि उसने अपने गोली मार ली, ठीक है। ज्यादा किताबें इस बात को मानती हैं कि जो हिटलर था, हिटलर ने अपने आप को आग लगा ली, अपनी वाइफ को आग लगा दी और सुसाइड क्लेम कर लिया। और जैसे ही हिटलर ने सुसाइड किया, जर्मन ने भी घुटने टेक दिए। तो आपको ध्यान रखना है
कि 7 मई 1945 जो है उसमें जर्मन ने भी क्या है सरेंडर कर दिया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार को खींचने वाला अब सेकेंड वर्ल्ड वार को खींचने वाला केवल एक देश बचा है, वो देश कौन है? जापान है। और जापान कैसे हारेगा इस बात को आपको पता है पहले से ही कि जापान पे 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर से बताने की कोशिश करूंगा। अमेरिका को ये बात पता लगी कि जर्मन जो है वो न्यूक्लियर बम जो है, जो एटम बम जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से अमेरिका की होड़ स्टार्ट हुई और अमेरिका ने बोला कि अगर हिटलर बना लेता है न्यूक्लियर बम तो वो बम को वर्ल्ड में फेंकने से पहले एक दफा भी नहीं सोचेगा और एक ही बम के अंदर सबको क्या है नष्ट कर देगा। तो एक होड़ लग गई अमेरिका में और किसमें? जर्मन ने, कि कौन पहले एटम बम बनाएगा। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 के अंदर अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको नामक जगह पर अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको नामक जगह पर न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट किया। इस बम को बनाने में कई सारे वैज्ञानिकों ने उसकी मदद करी, जिसके अंदर 17 वैज्ञानिक ऐसे थे जिनको की नोबेल पुरस्कार मिला था, जिनमें से एक थे एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर बम क्या है तैयार कर लिया गया। अब जब न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया गया उससे पहले ही क्या हुआ? जर्मन ने क्या है सरेंडर कर दिया। अब एक ही कंट्री बची थी जापान। जापान को टारगेट क्या है बनाया जाना था अमेरिका के द्वारा। अब हुआ क्या बच्चे, आपको ध्यान में रखना है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। जब भी किसी कंट्री पे अटैक किया जाता है तो सबसे पहले उस कंट्री की कैपिटल को टारगेट बनाया जाता है, लेकिन अमेरिका ने टोक्यो को टारगेट नहीं बनाया। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बम जो है, तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को अपना पहला न्यूक्लियर बम जो है वो कहां पर गिराया? हिरोशिमा पर। ठीक है, कहां पे गिराया? हिरोशिमा पर। इस बम का निकनेम क्या दिया? लिटिल बॉय। ठीक है, तो लिटिल बॉय अमेरिका के न्यूक्लियर बम का निकनेम था, जो 6 अगस्त 1945 को कहां पे गिराया गया? हिरोशिमा पर। बम के गिरते के साथ ही हिरोशिमा भस्म हो गया, यानी कि गिरते के साथ ही 80,000 लोगों की मृत्यु हुई और तड़प तड़प के 1,92,000 लोग क्या है मारे गए। इसका 3 दिन के बाद ही यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर बम गिराया जापान पे। कौन सा बम गिराया? दूसरा न्यूक्लियर बम गिराया। बम का नाम था फैटमैन। यानी कि अमेरिका ने 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को जापान पे 2 न्यूक्लियर बम गिराए, लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, ये बम गिरते के साथ ही जो जापान है वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसने अपना सरेंडर क्या है कर दिया। तो ध्यान रखना है कि जापान ने अपने सरेंडर की घोषणा तो की थी, कब की थी? 15 अगस्त 1945 को, लेकिन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कब हुई थी? 2 सितंबर। कब हुई थी? 2 सितंबर 1945 में। तो आपको ध्यान रखना है कि इसलिए 2 सितंबर 1945 माना जाता है कि वॉर क्या है खत्म हुआ था। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? जब अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे। कहां पर? जापान पे। ठीक है, कौन कौन से? लिटिल बॉय और क्या है? फैटमैन। कहां पे गिराए थे? हिरोशिमा नागासाकी पे। अब क्वेश्चन ये बनता है, अजय टोक्यो को टारगेट क्यों नहीं बनाया गया? हिरोशिमा नागासाकी को ही क्यों टारगेट बनाया गया? बच्चे, अब वॉर 1945 में स्टार्ट नहीं हुई, वॉर स्टार्ट हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक। तो अमेरिका कहना यह था कि टोक्यो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए टोक्यो पर बम गिराने का कोई फायदा नहीं था। बम को एक फ्रेश जगह पे गिराया जाना था ताकि ये पता लग सके कि एग्जैक्ट कितने लोग मारे गए इस वॉर में। तो बम कब गिराया गया? 1945 में। कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। साथ ही साथ अमेरिका कहना यह भी था कि अगर हम नॉर्मल बिना परमाणु बम के युद्ध लड़ते हैं तो इस युद्ध को खत्म होने में काफी लंबा समय लगेगा। इसमें अमेरिका मित्र राष्ट्रों के भी कई सारे सैनिक मारे जाएंगे। तो युद्ध को फटाक से खत्म करने का एक ही तरीका बताया अमेरिका ने। वो तरीका क्या था? कि न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना, जो बहुत बड़ा पाप था। ठीक है, तो यहां तक आपको पता लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ। यहाँ पर आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको मुझे बताना है कि
जाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन से थे। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब से लेकर आज तक हिरोशिमा यानी कि जापान की जो जगह हिरोशिमा जहां पर न्यूक्लियर बम गिरा था, वहां पर जाने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो इस वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जो आपको खुद सर्च करने हैं, जो आपको खुद पता करने हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला कि यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्री थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों ही वॉर में न्यूट्रल रही, टच रही, यूरोप में थी लेकिन किसी देश के साथ नहीं थी, किसी लड़ाई में इंक्लूड नहीं थी। और दूसरा पॉइंट आपको क्या बताना है, आपको यह भी बताना है कि हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बम गिरा गया था उसके बाद अमेरिका का कौन से ऐसे राष्ट्रपति सबसे पहले वहां पर गए थे। आज तक अमेरिका के एकमात्र जो राष्ट्रपति हिरोशिमा गए हैं उनका आपको मुझे क्या है नाम बताना है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं जो शायद ही किसी लोगों को पता होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता होगी, आपको पता होगी, लेकिन फिर भी काफी लोगों को ये बारे में पता नहीं होता। ये फैक्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आज जो हम पढ़ रहे हैं, रिजल्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो शायद कुछ होता, लेकिन इसी बीच एक जो ऑपरेशन था वो फेल हो गया। ये ऑपरेशन कौन सा था, ये ऑपरेशन था द चेरी ब्लॉसम एट नाइट। यानी कि जापान एक ऑपरेशन चलाने वाला था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, द चेरी ब्लॉसम एट नाइट। इस ऑपरेशन में क्या था, जापान अपनी सबमरीन्स के अंदर प्लेग इन्फेक्टेड, जापान अपनी सबमरीन्स में प्लेग इन्फेक्टेड फ्लाइज भरेगा। यानी कि कई सारी ऐसी मक्खियां होंगी जो कि प्लेग बीमारी से क्या इन्फेक्टेड होगी। इन बीमारियों को, इन मक्खियों को वो क्या काम करेगा, वॉर के दौरान इस्तेमाल करेगा। फिर से बता रहा हूं मैंने, द चेरी ब्लॉसम एट नाइट एक ऑपरेशन का नाम है। ये ऑपरेशन क्या था, इस ऑपरेशन में जापान अटैक करने वाला था कहां पर, अमेरिका पे। ये एक यूनिक तरीका था, ये एक बायोलॉजिकल अटैक था जिसमें जापान क्या करने वाला था, जापान अपनी सबमरीन्स के अंदर क्या भरने वाला था, प्लेग इन्फेक्टेड फ्लाइज, जिसकी वजह से क्या होता, ये सारी की सारी मक्खियां जो सारी फ्लाइज है वो कहां पर छोड़ दी जाती, ये छोड़ दी जाती अमेरिका में, और अमेरिका इस बीमारी से मर जाता। लेकिन ये कर पाता इससे पहले ही अमेरिका जो है उसने जापान पे क्या अटैक कर दिया। यानी कि कोरोना की वजह से अमेरिका में जैसी डेथ आज हो रही है, शायद ऐसी डेथ कब होती, अगर जापान के द्वारा चलाया जाने वाला द चेरी ब्लॉसम एट नाइट जो ऑपरेशन था वो सफल हो चुका होता। ठीक है, तो आपको ये बात पता है। तो आप साथ साथ मुझे ये बताइए कि अमेरिका ने जापान के ऊपर जो अटैक किया, अमेरिका ने 1945 में जापान पर जो अटैक किया, वो अटैक करना क्या सही था। ठीक है, तो यहां तक आपको पढ़ना है। तीसरी स्लाइड जो इस वीडियो की होगी, उस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। जो तो हमारी वीडियो का अब आखिरी टॉपिक है। आखिरी टॉपिक यह है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका विश्व पर, उसका वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़े थे, यानी उसका विश्व पर क्या परिणाम हुए थे। तो देख रहे हैं हम कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में क्या खत्म हुआ था, उसके वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़े थे। तो इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, जिसको प्रभाव भी कहते हैं। इसका पहला प्रभाव था शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र सब डिस्ट्रॉय हो गया था। अब केवल 2 ही ऐसी कंट्री थी जो अभी अपने पैरों पे खड़े थे। वो कौन कौन से थे, एक तो था सोवियत संघ और दूसरा क्या था, अमेरिका। तो इन दोनों के माइंड में ऐसा आने लगा कि क्यों ना अब हम पूरे की पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर ले, और अमेरिका सोवियत संघ आपस में क्या लड़ने लगे, जो 1991 में जाके शीत युद्ध खत्म हुआ था। साथ ही साथ इन दोनों की आइडियोलॉजी भी अलग अलग थी। यानी अमेरिका पूंजीवाद का प्रचार चाहता था और जो हमारा सोवियत संघ है वो साम्यवाद का प्रचार चाहता था। तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव क्या पड़ा, शीत युद्ध। शीत युद्ध में क्या था, अमेरिका सोवियत संघ दोनों आपस में क्या है लड़ने लगे थे, लेकिन एक्चुअल में वार हुई नहीं, होने की आशंका को ही हम कहते हैं कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। साथ ही साथ इसका जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो था उपनिवेशवाद का अंत यानी कि डिकोलोनाइजेशन, जिसमें क्या हुआ, देखो जो सुपीरियर पावर थी जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या है कमजोर हुई। जैसे ये कमजोर हुई, इसके अंदर जो कंट्री थी, मतलब कि जिन कंट्री को इसने गुलाम बना रखा था, उन्होंने अपनी आजादी की क्या है घोषणा कर दी और कई सारे देश के आजाद हुए, जिनमें से भारत, चाइना, बर्मा, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश है जो कि आजाद हुए, जिनका बहुत बड़ा कारण क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
थर्ड पॉइंट देखते हैं गुट निरपेक्षता नॉन अलाइन मूवमेंट। ये कनेक्ट है किससे? शीत युद्ध से। आपको पता हो कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो विश्व दो खेमों में बट गया था। एक तो कंट्रोल था अमेरिका के और एक कंट्रोल में था सोवियत संघ के। इसी बीच कई सारे ऐसे भी देश थे जिनमें भारत भी शामिल था, जो ना तो अमेरिका के खेमे में शामिल हुए और ना ही सोवियत संघ के खेमे में शामिल हुए। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुट निरपेक्षता। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला पॉइंट, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो आपको पता हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक बार फिर से सोचा गया कि लीग ऑफ नेशन को ठीक करके, लीग ऑफ नेशन में सुधार करके एक संस्था बनाई जाए जिसका मेन एजेंडा होगा विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना। और वही हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना की गई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसके में हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी और ये कैसे काम करती है। यानी आपको पता लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव ये पड़ा कि विश्व में किसकी स्थापना की गई? यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था पूरे वर्ल्ड को थोड़ा सा कंट्रोल में करना ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो सके। अगला क्या इफेक्ट पड़ा? विश्व में नए शक्ति केंद्र, राइज ऑफ न्यू सुपर पावर। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले विश्व की सुपर पावर कौन थे? विश्व की सुपर पावर थी ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सुपर पावर क्या रिप्लेस हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में नई सुपर पावर्स आई। और सुपर पावर्स कौन कौन सी थी? इनमें से एक है अमेरिका और दूसरा क्या है? सोवियत संघ। जब 1991 आया, 1991 आया, तो सोवियत संघ में शॉक थेरेपी लगी, सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसकी वजह से सोवियत संघ एक तरीके से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और वर्ल्ड में केवल एक ही सुपर पावर बची। वो कौन थी? अमेरिका। और सुपर पावर का जो ताज है वो कोरोना वायरस ने अमेरिका से हटा दिया है। यानी कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद सुपर पावर का जो ताज आज अमेरिका के पास है, हो सकता है वो किसी और देश के पास हो। आगे देखते हैं इधर, प्रचंड जनधन की हानि, हैवी लॉस ऑफ मैन मटेरियल इंडस्ट्री इन यूरोप। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये भी प्रभाव हुआ कि विश्व के अंदर बहुत सारी जनधन हानि हुई। आपको मैंने बताया था करीब 7.5 करोड़ लोग क्या मारे गए, जिनमें से 80%, ठीक है, जिसमें से 80% जो लोग थे वो पोलैंड, साथ साथ में हमारा सोवियत संघ, जर्मन और चाइना, केवल इन 4 देशों से क्या है संबंधित थे, जिसके अंदर बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से विश्व में बहुत सारी क्या है जनधन हानि हुई थी। अगला पॉइंट हमारा है जर्मन तथा कोरिया का विभाजन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही कई सारे देशों का विभाजन हुआ, जैसे कोरिया और क्या है जर्मन। इन दोनों ही देशों पे दो तरफ से अटैक हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने अटैक किया। अमेरिकन आर्मी जहां तक पहुंच पाई, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलूं जर्मन का, तो अमेरिकन आर्मी जहां तक पहुंच पाई उसको बोल दिया गया पश्चिमी जर्मन, और जहां तक सोवियत संघ की आर्मी पहुंच पाई उसको बोल दिया गया पूर्वी जर्मन। एक्चुअल में जर्मन 2 नहीं 4 भागों में बटा था। 4 भागों में से एक का कंट्रोल फ्रांस के पास था, एक का कंट्रोल था ब्रिटेन के, एक का कंट्रोल था अमेरिका के और एक का था सोवियत संघ। लेकिन हम मेनली 2 ही पढ़ते हैं, जिनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वाला एक तरफ रखते हैं और सोवियत संघ वाला एक तरफ रखते हैं। ऐसे कोरिया का भी 2 भागों में विभाजन हुआ, जिनमें से नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यानी कि उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया अस्तित्व में आए। तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या प्रभाव पड़े। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी वीडियो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझ में आई होगी। मेरी जो तीसरी वीडियो बनेगी वो बनेगी कोल्ड वॉर।